आज मैं अवतार मूवी के तीनों पार्ट्स को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अवतार के पहले पार्ट में हम जैक नाम के आदमी को देखते हैं। दिखाया गया कि वो किसी पोर्ट में था। दरअसल ये किसी स्पेस पोर्ट था जो कि स्पेस में ट्रेवल किया करता था। जैक को यहाँ पर काफी समय के बाद होश आया हुआ था। इस पोर्ट में ऑलमोस्ट जैक 6 साल से सो रहा था। जैक की दोनों टांगे पैरालाइज्ड हो चुकी थी। अब यहाँ पर यह तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि जैक तो पैरालाइज्ड है तो वो स्पेस में क्या कर रहा है और किस लिए इसे यहाँ इस हालात में लेकर आया गया है। लेकिन तभी हम पास्ट के कुछ सीन्स देख पाते हैं जिससे हमें सारी की सारी कंफ्यूजन दूर हो जाती है कि जैक का एक ट्विन ब्रदर था जो कि बहुत ही अच्छा साइंटिस्ट था और वो स्पेस में जाना चाहता था। उसे नई नई चीजें डिस्कवर करने का काफी ज्यादा ही शौक था, लेकिन उसकी कुछ लोगों से लड़ाई हो गई। कुछ पैसे के लिए उसे मार दिया गया। स्पेस में उसे भेजने के लिए भी नासा का भी बहुत ही खर्चा हो गया था। तो जैक यह नहीं चाहता था कि यह सारा पैसा बर्बाद हो जाए, इसीलिए वो अपने भाई का सपना वो पूरा करना चाहता था और वो ठान लेता है कि वो खुद उसकी जगह स्पेस में चला जाएगा। जैक जो कि अपने कमर के नीचे से पूरा पैरालाइज्ड था तो उसके इलाज का खर्चा उसके सोच से भी ज्यादा की थी। इसीलिए उसके अंदर एक होप थी कि वो जिस मिशन पर जा रहा है अगर वो उसमें कामयाब हो गया तो उसे काफी सारे पैसे दिए जाएंगे जिसे वो उसे यूज में लेकर अपनी टांगों की इलाज करवा सकता है। यह काम भी काफी हार्ड वर्किंग थी। बेशक उसकी टांगे नहीं थी लेकिन वो काफी दिल का अच्छा और काफी मजबूत भी था। उसे खुद पर यकीन था कि वो यह कर लेगा। लेकिन पता चला कि ये सभी जिस जगह जिस प्लैनेट पर जा रहे हैं जो यहाँ से लगभग 26 खरब मील दूर है, जिस ग्रह का नाम पेंडोरा है, उस ग्रह पर ऑक्सीजन तो है लेकिन इंसानों के जीने लायक तो बिल्कुल ही नहीं था। जैक के साथ और भी लोग जो जाने वाले थे वो सभी के सभी एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ पर ये सभी अपने लीडर से मिलते हैं। यहाँ पर उनका लीडर उन्हें समझाने लगता है कि तुम लोगों को किस किस तरह से वहाँ के हालातों को फेस करना है और वहाँ पर अगर किसी अजीबों गरीब तरह के क्रिएचर से सामना हो भी गया तो उसे किस तरह से मार देना है। यहीं पर जैक एक आदमी से मिला जहाँ पता चला कि इन दोनों की ट्रेनिंग 3 साल तक एक साथ हुई थी, इसीलिए इन दोनों में काफी बनती थी। यहाँ पर वही आदमी जैक को उसका अवतार दिखाता है। वो बताता है कि इस अवतार में इंसानों के डीएनए के साथ उन क्रिएचर्स के भी डीएनए मिक्स किए गए थे जो कि उस प्लेनेट पर रहा करते थे जहाँ पर ये लोग जा रहे थे। इन सभी का प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर दिया गया था, लेकिन तभी वहाँ इस प्रोजेक्ट की लीडर आती है और इनसे बातें कर लेने के बाद वो सीधा इस प्रोजेक्ट के हेड के पास जाती है जो कि एक बिजनेसमैन था और इसी ने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया हुआ था। वो उससे पूछने लग गई कि तुम्हारा जैक को यहाँ इतनी दूर लाने का क्या मकसद था। तब हेड कहने लगा कि इसमें कोई मैटर नहीं है, वो बस समझदार है। हेड लेडी को एक बहुत ही कीमती स्टोन दिखाता है और कहने लगा कि यह पत्थर जो तुम्हें दिखाई दे रही है जो उसी पंडोरा प्लैनेट पर ही मिलेगी और इस स्टोन की कीमत 100 करोड़ पर केजी का है, यानी इसका 10 ग्राम ही 1 करोड़ में बिकने वाला है। इसीलिए तुम बहुत ही खामोशी के साथ होने दो जो यहाँ हो रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैक को यहाँ के अजीब सी मशीन में भेजा जाता है जिसके जरिए वो अवतार यानी यहाँ के क्रिएचर जैसे जो क्लोन को बनाया गया था उसमें चला जाता है। मतलब उसको अवतार के बॉडी में शिफ्ट कर दिया गया था। अवतार के बॉडी में आकर वो काफी खुश दिखाई देने लग गया था। उसके लंबे लंबे कान के साथ साथ लंबे पूंछ भी था। उसकी एक ऐसी छोटी भी थी जो कि आगे चलकर बहुत ही काफी सारे राज को खोलने वाले थे। ऐसा कर लेने के बाद जैक उसी कर्नल से मिला जो सभी को इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। जैक उसकी काफी तारीफ करता है क्योंकि जैक पहले आर्मी में था तो उस टाइम उसकी सारी एक्टिविटीज काफी अच्छी थी। कर्नल भी जैक से कहने लगा था कि तुम बहुत ही आगे जा सकते हो। वहाँ के प्लैनेट्स पर जाकर वहाँ के क्रिएचर्स के साथ साथ तुम ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना, क्योंकि तुम जितना टाइम उनके साथ स्पेंड करोगे वो उतना ही तुम पर ट्रस्ट करने लग जाएंगे। कर्नल जैक से कहा कि तुम तो यह भी जानते हो कि इस प्रोजेक्ट का हेड भी यही चाहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा स्टोन निकाल सकें, इसीलिए उन सारे क्रिएचर्स को वहाँ से हटाना होगा और अगर तुम इस काम को कर जाते हो तो इसमें अच्छी बात तो और भी हो जाएंगी। लेकिन अगर तुम 3 महीने के अंदर ही ऐसा कुछ ना कर पाए तो हमें मजबूरन यानी ना चाहते हुए भी हमला करना ही होगा और जंग छिड़ जाएगी, क्योंकि चाहे हमारी जान क्यों न चली जाए हमें स्टोन को हासिल करके ही रखना है। वो जैक से कहता है कि इसके बदले में मैं तुम्हारी टांगे भी ठीक
ठीक करवा कर दूंगा। यह सुनकर तो जैक मान जाता है। दिखाया जाता है कि ये लोग उस प्लेनेट पर पहुंच चुके हैं। वहां जाते ही जैक, जो कि अब अवतार में कन्वर्ट हो चुका था, वो काफी खुश भी नजर आ रहा था। जैसे ही वहां के जंगलों में उतरकर जब चीजों को छूने लग गया, तब उसने देखा कि वहां पर तो अजीबो गरीब तरह के बड़े बड़े जानवर मौजूद हैं। एक अजीब सा जानवर जैक के पीछे पड़ जाता है। अपने बचाव में जैक काफी ऊंचाई से एक झरने में कूद जाता है, लेकिन इस इंसिडेंट से जैक अपनी टीम से अलग हो चुका था। कुछ टाइम के बाद हमने देखा कि जैक वहां की एक लकड़ी को तोड़कर उसे नुकीला बना लेता है ताकि यहाँ के जानवरों से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। ऊपर से टीम भी उसे काफी ढूंढती है, लेकिन उन्हें जैक कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। जैक की पूरी टीम यह सोचकर वापस जाने का फैसला करते हैं कि यह प्लेनेट काफी खतरनाक है और हो सकता है कि जैक अब तक मारा गया हो, लेकिन जैक तो जंगल में घात लगा रहा था। तभी हम देखते हैं कि जैक के क्लोन की तरह ही कोई फीमेल उसे देख रही थी। दरअसल यह लेडी इसी प्लेनेट की क्रिएचर थी जिसका नाम नेत्री था। वो जैक को तीर चलाकर मारने ही वाली थी कि तभी उसके तीर पर एक फूल जैसा कुछ क्रिएचर आकर बैठ जाता है। यह देखने के बाद वो अपना डिसीजन फौरन से चेंज करते हुए वहां से चली जाती है। अब जैसे ही रात हुआ तो जैक के पीछे यहाँ इस पेंडोरा ग्रह के काफी खतरनाक तरह तरह के क्रिएचर पड़ जाते हैं और उसे अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लग गए। लेकिन जैक अपने बचाव में मशाल जलाते हुए उनसे लड़ने की कोशिश करने लग जाता है कि तभी वहाँ पर नेत्री आकर उसे बचाने लग गई। लेकिन इस दौरान भी वहाँ के कुछ जानवर भी मारे जाते हैं, जिस बात को लेकर नेत्री को गुस्सा आ जाता है। कहने लगी कि मुझे तुम्हें बचाने के चक्कर में मैंने जानवर को मार दिए। तब जैक कहा कि तो इसमें गुस्सा करने वाली बात क्या है? अगर तुम्हें अपने जानवरों की इतनी ही फिक्र ही थी तो मुझे भी बचाया ही ना होती। लेकिन अभी भी नेत्री में गुस्से कहने लग गई कि तुम अभी बच्चे हो। जवाब में जैक अपने रहन सहन को उसकी अपनी स्किल को सिखाने के लिए कहता है। आखिर इन जानवरों से कैसे लड़ा जाता है? अभी इन दोनों में बातचीत चल ही रही थी कि वहाँ पर बहुत सारे उड़ने वाले क्रिएचर उसके बॉडी पर आकर बैठ गए, जो पिछली बार नेत्री के तीर पर बैठे हुए थे। नेत्री यहाँ के इस कबीले के सरदार की बेटी थी, इसीलिए वो जैक को अपने कबीले के पास लेकर जाती है। जैक को देखते ही कबीले के लोग उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन नेत्री उन्हें रोकने लग गई। तब यहाँ उसकी बातें एक दूसरे क्रिएचर को अच्छी नहीं लगती। यह वही क्रिएचर था जो कि आगे चलकर इस कबीले का सरदार बनने वाला था। लेकिन नेत्री की माँ, जो कि वहाँ की रानी थी, वो नेत्री से कहने लग गई कि तुम्हें मैं इजाजत देती हूँ, तुम जैक को चीजें सिखा सकती हो। इधर इंसानों के बेस पर हम देखते हैं कि असल दुनिया में जैक की आंख खुलती है, यानी उसी पोर्ट में जिसके जरिए वो अपने बनाए गए क्लोन में जाता था। अभी जब उसकी होश यहाँ पर आई हुई है, इसका मतलब उस कबीले के बीच जैक का क्लोन रात में नींद पूरी कर रहा है। यहाँ पर जैक बताता है कि मैं उन लोगों का ट्रस्ट जीतने के लिए अपना पहला स्टेप तो पार कर लिया हूँ, जिसे सुनकर सभी काफी खुश हो जाते हैं। इस कहानी को थोड़ा और आगे ले जाकर दिखाया गया कि अब नेत्री इसी तरह से जैक को काफी सारे स्किल्स सिखाने लग जाती है, जैसे कि घोड़ों को कैसे चलाया जाता है। कुछ टाइम के बाद इस प्रोजेक्ट की लीडर को देखते हैं, जो कि अपनी टीम को लेकर एक जगह पर आ जाती है जहां पर इनका पहले से ही एक छोटा सा सीक्रेट कैबिन बनाया गया था। अब क्योंकि यह कैबिन ऐसी जगह पर मौजूद था जहां के बड़े बड़े पहाड़ ऊपर हवा में उड़ रहे थे, जबकि यहाँ पर बहुत ही चार्मिंग व्यू हो चुका था। कबीले के अंदर जैक की ट्रेनिंग धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ती रहती है। देखते ही देखते जैक की काफी अच्छी ट्रेनिंग हो चुकी थी। जैक यहाँ की लैंग्वेज, उनकी बातों को कैसे बोला जाता है, सब कुछ धीरे धीरे सीख जाता है। घोड़ों की सवारी करना, वहाँ पर शिकार कैसे किया जाता है, और सबसे बड़ी बात तो वो यह सीख लिया था कि यहाँ के नेचर से कैसे प्यार किया जाता है। यह सारा कुछ उसने सीख लिया था। अब उड़ते हुए पहाड़ों के जरिए नेत्री जैक को एक ऐसी जगह पर लेकर जाती है जहाँ पर वो एक बहुत ही बड़े उड़ने वाले क्रिएचर से मिलवाती है। नेत्री यहाँ पर उसे बताने लग गई कि इन पंछियों में एक खास बात है, वो ये है कि ये लोग अपना राइडर को खुद ही चुनाव करते हैं और सारी जिंदगी उसी के साथ सिंसियर रहते हैं। यह क्रिएचर उसी को लेकर हमेशा उड़ता रहता है, उसके अलावा किसी की बात नहीं मानता। लेकिन खतरों वाली बात तो ये है कि उसके चुनाव के दौरान तुम्हें अपने आप को काफी बचाना होगा। उड़ने वाला परिंदा अपने प्रोटेक्शन में तुम्हें मार भी सकता है। देखते हैं कि बहुत ही हिम्मत करके जैक उस एक परिंदे के ऊपर चढ़ गया था और अपने छोटी को उसके छोटी में मिलाकर उसके ऊपर चढ़ जाता है और बहुत ही आसानी से उड़ने लग जाता है। नेत्री भी अपने परिंदे के साथ उड़ रही थी। दोनों यहाँ पर काफी एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे थे। आगे जा ही रहे थे कि तभी इनके पीछे एक खौफनाक
खौफनाक परिंदा पड़ जाता है जो वो इन्हें मारने की कोशिश करने लग गया। दोनों भागने लग गए। काफी कोशिश के बाद दोनों उस परिंदे को हराकर उससे अपनी जान बचा लेते हैं। नीचे कबीले में आकर नेत्री जैक को बताने लग गई कि यह मेरे दादा परदादा की सवारी हुआ करती थी। इस पर सवारी करना बहुत ही मुश्किल है। इसके बारे में यह भी माना जाता है कि यह दुखों को खत्म कर सकता है और प्रॉस्पेरिटी ला सकता है। ऐसे ही करते करते जैक को यहाँ इस कबीले पर आते जाते 3 महीने बीत चुके थे। एक दिन कर्नल उसे अपने पास बुलाकर कहने लग गया कि जो काम मैंने तुम्हें कहा हुआ था लगता है कि तुम भूल रहे हो। जवाब में जैक कहने लग गया कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं नहीं भूला, बस कल की बात है। वहाँ पर उनका एक इवेंट है जिसमें सारे लोग मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे, यानी मैं भी उनका हिस्सा बन जाऊंगा। तब कर्नल कहा कि अगर तुम ऐसा ना कर सके तो मैं तुम्हें वापस जमीन पर भेज दूंगा। जैक कहने लगा कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं कल उनको उस जगह से किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दूंगा। कबीले के अंदर इवेंट का दिन भी आ जाता है जिसमें सभी लोग यानी इस पेंडोरा ग्रह पर रहने वाले सारे क्रिएचर्स जो इंसानों की तरह दिखते थे जैक को अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। यहाँ पर नेत्री जैक को एवा नाम के पेड़ के पास लेकर जाती है जो कि उनकी यह पेड़ पवित्र माना जाता है। हमेशा यह पेड़ ग्लो करता रहता था। यहाँ पर बहुत ही प्यार से नेत्री जैक से कहने लग गई कि तुम चाहो तो यहाँ की किसी भी लेडी को चुन सकते हो। यह सुनकर बिना डरे जैक नेत्री से कहने लग गया कि मुझे तो तुम अच्छी लगती हो। उसकी बात को सुनकर नेत्री स्माइल कर देती है। मतलब जिस काम के लिए जैक यहाँ इन कबीले के साथ मिटाप की थी उसमें काफी बदलाव नजर आने लग चुके थे और यही जैक की और वहाँ बेस पर सबके लिए काफी बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाली थी। अब जब कर्नल जैक की ऐसी हरकत को देखा तो वहाँ पर मौजूद एवा यानी पंडोरा की पवित्र पेड़ को अपने बड़े से बुलडोजर से उसे गिराने लग जाता है क्योंकि अब उससे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था और वो अपना काम को जल्द से जल्द पूरा करके यहाँ से उसे जाना था। यह देखने के बाद तो यहाँ के सारे कबीले वालों को काफी गुस्सा आ जाता है। यहाँ पर यह देखने के बाद जैक उन्हें रोकने की काफी कोशिश करता है लेकिन इंसान उसकी बातों को कुछ भी समझ ही नहीं रहे थे। यह सब देखकर इस कबीले का वही क्रिएचर जो यहाँ का सरदार बनने वाला था जैक पर हमला कर देता है लेकिन नेत्री उसे बचाती है। इधर इस प्रोजेक्ट का लीडर कर्नल से कहने लग गई कि यह जरूरी नहीं है कि उनकी पेड़ों को नुकसान पहुंचाकर उनके पेड़ को गिराकर स्टोन को हासिल करो, क्या पता स्टोन दूसरी तरफ हो। तब तक जैक भी आ गया था। वो कर्नल को समझाने लग गया और वो इस प्रोजेक्ट के हेड से भी कहता है कि आप लोगों को यह स्टोन क्यों चाहिए। वहाँ नीचे कबीले के लोग नेचर को काफी ज्यादा ही पसंद करते हैं, वो मर जाएंगे लेकिन कभी भी यहाँ से नहीं जाने वाले। कर्नल कहने लगा कि हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, अगर वो नहीं जाएंगे तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि हम महायुद्ध करेंगे, यानी जंग कल होकर ही रहेगा। लीडर उन्हें समझाने की काफी कोशिश करती है लेकिन बिजनेसमैन तो सुन ही नहीं रहा था। वो बस उन्हें इतना सा मौका देता है कि तुम सभी अपने अपने अवतार में एक बार फिर से जा सकते हो और उनके साथ डील कर सकते हो। यहाँ अब तुम लोगों के पास आखिरी मौका बचा हुआ है। इस प्रोजेक्ट का लीडर लेडी और बाकी के सभी लोग अपने अपने अवतार में चले जाते हैं और दोबारा से उस प्लेनेट पर जाते हैं। जहाँ जाते ही जैक सभी को सच सच बता देता है कि मुझे यहाँ पर इसीलिए भेजा गया था कि मैं आप लोगों को इस जगह से हटा सकूं क्योंकि उन्हें यहाँ से कुछ जरूरी चीजें चाहिए थी। यह सुनने के बाद तो नेत्री के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। वो काफी ज्यादा ही अपसेट हो जाती है। चिल्लाते हुए वो जैक से कहने लग गई कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया और मेरे लोगों के साथ खेलते रहे, जबकि ऐसा तो कुछ नहीं था। जैक ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उनके साथ ऐसा हो। पंडोरा के इंसानों जैसे दिखने वाले लोग यानी क्रिएचर उन प्रोजेक्ट के लीडर और जैक दोनों को बंदी बना लेते हैं। तभी वहाँ पर कर्नल अपने लोगों के साथ आ जाता है। जैक उन्हें ऐसा ना करने के लिए कहा हुआ था लेकिन वो उसकी बातों को नहीं मानते। उन्हें देखते ही कबीले के लोग उन पर अटैक कर देते हैं लेकिन कबीले के लोग अपने तीर कमान से उन्हें कितना कुछ कर पाते, इंसानों पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। जब कबीले के लोग पीछे नहीं हटते तो कर्नल उन पर बमबारी करने लग जाता है जिससे हर तरफ आग ही आग लग जाते हैं। चारों तरफ हाहाकार मच जाती है। कबीले के लोग डर कर रोने लग जाते हैं। तभी उसी भाग दौड़ में एक फीमेल क्रिएचर जो नेत्री की माँ थी यानी वहाँ की रानी, वो जैक के पास आकर उसे खोलते हुए कहने लग गई कि हमारी जान बचा लो। लेकिन इतनी ही देर में कर्नल पेंडोरा के सबसे विशाल पेड़ भी गिरा देता है जो कि उनका पवित्र पेड़ माना जाता था। सारे पेंडोरा ग्रह के लोगों के
दिल में डर का माहौल बन चुका था। इनके साथ इतना बुरा किया जा रहा था कि यह नजारा हमारे आंखों में आंसू भरने पर मजबूर कर देगा। सभी काफी दुखी हो चुके थे। उन्हें इंसानों पर काफी ज्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है। इसी हमले में नेत्री के फादर यानी इस कबीले के लीडर का भी डेथ हो जाती है। इस प्रोजेक्ट का हेड यहाँ बिजनेसमैन ऑर्डर देता है जैक और उसके इस प्रोजेक्ट के लीडर को अरेस्ट कर लिया जाए, लेकिन तभी उन्हीं में से एक लेडी सोल्जर आती है जो कि यहाँ उन्हीं के साथ प्लेन को उड़ाया करती थी। वो वहाँ पर आकर उन्हें बचाने में उनकी मदद करती है। अब सभी लोग चोरी चुपके से यहाँ से भागने लग जाते हैं, लेकिन इसी दौरान कर्नल उन्हें देख चुका था। उसकी फायरिंग की वजह से जैक के प्रोजेक्ट की लीडर को गोली लग जाती है। अब क्योंकि दोबारा से जैक अपने अवतार में इसलिए आ गया था क्योंकि उसे उसी जगह यानी उसी केबिन में लाया गया था जहाँ पहाड़ पर इनका सीक्रेट केबिन था। लेकिन जैक यहाँ पर देखता है कि यहाँ इस कबीले के सारे लोग किसी और जगह पर चले गए हैं। इस टाइम जैक उसी जगह यानी उसी नजारे को देख रहा था जहाँ पर उनके पवित्र पेड़ रहा करती थी। उन्हें लग रहा था कि जैक गद्दार यहाँ से भाग चुका है और वो इनकी मदद के लिए कभी भी नहीं आएगा। लेकिन इस बार जैक उसी परिंदे पर सवार होकर आया हुआ था जो पिछली बार यह परिंदा उनके ऊपर खाने के लिए हमला किया हुआ था। इसी परिंदे पर नेत्री के पूर्वजों ने सवारी की हुई थी और इन लोगों का यही मानना था कि जो इस परिंदे पर सवारी करेगा वो यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी ला सकेगा। ऐसा होता हुआ देखकर सभी जैक पर काफी खुश हो जाते हैं और उन्हें अब जैक पर विश्वास होने लग गया था। उन्हें पता चल चुका था कि जैक हमसे दूर नहीं भागा था बल्कि अब वो तो हमारी मदद करने के लिए आ चुका है। यह देखकर नेत्री भी जैक के लिए काफी खुश हो जाती है। जैक यहाँ पर अपना प्रस्ताव रखते हुए कहने लगा कि मेरे एक साथी जख्मी हो चुकी है, क्या उसे बचाने का कोई तरीका है? तब वो उसे यह बताने कि हाँ, अगर वो इस अवतार यानी तुम लोगों के बनाए गए क्लोन में वापस आ जाए तो चांसेस हैं कि वो बच सकती है क्योंकि हमारी एवा माँ हमारी पुकार जरूर सुनेंगी। यहाँ पर सभी अपने एवा माँ से प्रे करने लग जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो चाह कर भी उसकी जान नहीं बचा पाते और उसकी डेथ हो जाती है। तब अब जैक काफी गुस्से में आकर यहाँ इस कबीले में ऐलान कर देता है कि अब हम सारे मिलकर कर्नल के खिलाफ लड़ाई करेंगे और कबीले के सारे लोग उसकी बातों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इधर अब कर्नल की हवा टाइट हो चुकी थी क्योंकि उसे कहीं ना कहीं डर सताए जा रहा था क्योंकि उनकी तादाद काफी ज्यादा हो चुकी थी। लेकिन जैक के लिए दिक्कत वाली बात यह था कि कर्नल के पास बहुत ही बड़े बड़े जंगी जहाज और एडवांस वेपन्स भी मौजूद थे, लेकिन वहीं जैक और कबीले के लोगों के पास सिर्फ तीर कमान के अलावा कुछ भी नहीं था। लेकिन जैक इस बात पर इतना ध्यान नहीं देता क्योंकि वो इस प्लेनेट को अच्छी तरह से जान चुका था कि यहाँ के नेचर आपस में मिले हुए हैं, इसीलिए वो बिना पीछे हटे उनसे मुकाबला करके ही रहेगा। जैक उसी एवा माँ ट्री के पास जाता है और वो उनसे कहने लगा कि प्लीज आप हमारी मदद करने की कोशिश करें। माना कि मेरी गलती है कि मैं यहाँ कुछ और ही इरादे से आया हुआ था, लेकिन अब मैं इस धरती का एक हिस्सा हूँ क्योंकि मैं यहाँ के लोगों को ऐसे ही मरने नहीं देना चाहता। इधर कर्नल अपना हमला बड़े बड़े जहाजों के साथ कर दिया था। दिखाया गया कि वो भी अब गुस्से से पागल होकर अपने साथ पूरे आर्मी को ही लेकर आ चुका था। वो सबसे पहला शूट उसी पेड़ यानी पवित्र पेड़ की तरफ करने का फैसला किया था, लेकिन इससे पहले ही इस प्लैनेट के क्रिएचर्स आ जाते हैं जिन्होंने अपने घोड़े को तैयार किया हुआ था। जैक भी उसी परिंदे पर सवार हो चुका था। इन सभी के पास तीर कमान था जिससे कर्नल के लोगों पर हमला तो कर रहे थे, लेकिन अभी भी कर्नल के लोग इनके ऊपर भारी पड़ रहे थे क्योंकि उनके पास एडवांस वेपन्स और स्किल्स से उन्हें दबाए जा रहा था। लेकिन ऊपर उड़ने वाले क्रिएचर्स में काफी ज्यादा मात्रा में स्ट्रेंथ थी क्योंकि ये अपने विल पावर को सबसे आगे रखते थे। लेकिन कर्नल अब वहाँ पर काफी सारे क्रिएचर्स पर अटैक करने लग गया था। तभी वहाँ से वो फाइटर पायलट आती है, लेकिन इससे पहले कि वो जैक को बचा पाती कर्नल उस पर भी फायरिंग शुरू कर देता है, जिसकी वजह से नेत्री का सवारी यानी उसका परिंदा इंजर्ड हो जाता है। यहाँ पर अब खून की बारिश होने लग चुकी थी, काफी सारी तबाही हो चुका था। इसी फायरिंग की वजह से इस कबीले का नया सरदार भी मारा जाता है जो जैक का मजाक उड़ाया करता था। अब कर्नल का टारगेट उसी पवित्र पेड़ पर था क्योंकि उस पेड़ पर हमला करके इन लोगों पर कंट्रोल करना चाहता था। जंगल के अंदर नेत्री भी काफी घबराई हुई थी, लेकिन यहाँ भी इस पहले की कर्नल इस दूसरे वाले पवित्र पेड़ यानी माँ एवा पर हमला कर पाता। जैक की लगाई गई एवा माँ के सामने पुकार कबूल हो जाती है, यानी एवा माँ उसकी विनती को स्वीकार कर ली थी। जो अब यहाँ पर काफी सारे बड़े बड़े परिंदे आने लग जाते हैं जिन पर गोलियों का कोई भी असर नहीं हो रहा था। नीचे जंगल में भी बहुत सारे तरह तरह के छुपे हुए जानवर निकलकर बाहर आ जाते हैं जो सीधा इंसानों पर हमला कर देते हैं। यहाँ पर अब पूरा का पूरा तख्त ही
पलट चुका था। इंसानों के दिलों में अब डर का माहौल बन चुका था। जिस जहाज से ये लोग उस पवित्र पेड़ पर हमला करने वाले थे, जैक उस जहाज के इंजन में एक्सप्लोजन कर देता है, जिससे वो जहाज ही पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है और पेड़ को बचा लिया था। इसके बाद जैक गुस्से से पागल हो चुका था और वो अब कर्नल के जहाज के साथ वही किया और उसकी जहाज को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन बहुत ही कॉन्फिडेंस से कर्नल उस रोबोट के साथ जहाज से सीधा नीचे जंप कर देता है। लेकिन जैक पेड़ों के सहारे बच चुका था। तभी कर्नल को वही कैबिन नजर आ गया जिसमें जैक अपने पोर्ट में सोकर अपने क्लोन के अंदर गया हुआ है। इसीलिए वो सोचता है कि इस पर ही वो हमला करके जैक का किस्सा ही खत्म कर देगा। वो ऐसा अभी कर ही पाता कि वहाँ पर नेत्री भी आ जाती है। वो एक क्रिएचर के साथ कर्नल से काफी तगड़ी फाइट करने लग जाती है, लेकिन कर्नल उस क्रिएचर जानवर को ही मार देता है कि तभी वहाँ पर जैक आ जाता है। जैक अब अपने ह्यूमन वर्जन को बचाने के लिए कर्नल से फाइट करने लगा था, लेकिन कर्नल जैक की चोटी ही पकड़ लेता है और उसे ऊपर हवा में उठा लेता है। यहाँ पर कर्नल जैक को जैसे ही मारने की कोशिश की, तभी अचानक से नेत्री अपना तीर चलाती है, जो जाकर सीधा कर्नल को लगता है। दूसरा भी तीर मारकर नेत्री कर्नल का सांसें ही रोक देती है, यानी इस बार कर्नल का काम तमाम हो जाता है। ऐसा होते ही जैक अपने आप बेहोश हो गया था, क्योंकि उसे भी काफी ज्यादा ही चोट आई हुई थी। अब क्योंकि जैक क्लोन बॉडी में जब सोता है या फिर बेहोश होता है तो उसे अपनी ह्यूमन वर्जन में वापस आना ही होता था। यहाँ इस प्लेनेट की हवा कुछ अलग थी, इसीलिए उसे सांस नहीं आ रही थी। लेकिन ठीक उसी टाइम पर नेत्री आकर उसे उसके ऑक्सीजन वाली मास्क पहना देती है, जिससे वो सांस लेने लग जाता है। यहाँ दोनों स्माइल करते हैं क्योंकि नेत्री ने जैक की जान बचाई थी और जैक ने नेत्री का प्लेनेट को बचाया हुआ था। कहानी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि बाकी के बचे हुए इंसानों को जमीन पर भेज दिया जाता है और जैक के साथ उसके साथी और कुछ सिलेक्टेड लोगों के साथ कुछ डॉक्टर भी रह गए थे, जो कि इन क्रिएचर के साथ मिलकर रहने वाले थे। यहाँ पर अब हमें दिखाया जाता है कि जैक को और उसके बनाए गए क्लोन को उसी एवा माँ के पेड़ के सामने लाया गया था, जो सारे लोगों ने मिलकर प्रे करते हुए उसी अवतार कैरेक्टर में बदल दिया जाता है और अब वो नेत्री के साथ और इस प्लेनेट पर हमेशा के लिए रहेगा। यहीं पर अवतार मूवी की पहली कहानी खत्म हो जाती है। अब मैं अवतार के दूसरे पार्ट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। यहाँ इस कहानी को थोड़ा आगे ले जाया गया है, जहाँ जैक के कुछ बच्चे हो चुके हैं। जैक बताता है कि यहाँ अपने बच्चों के अलावा मेरे 2 बच्चे और हैं जिन्हें अडॉप्ट किए हुए हैं, जिनमें एक मेरी ही पुरानी साथी की बेटी है जो उसको पैदा करने के बाद मारी गई। यहाँ उसी की बात हो रही है जो जैक के प्रोजेक्ट की लीडर, जो जंग के दौरान जैक को लेकर भागते टाइम गोली लगने से मर गई थी। और यहाँ एक और बच्चा है जो कि इंसानों का ही है। जंग खत्म होने के बाद जब सभी इंसानों को वापस अर्थ की तरफ भेज दिया गया था, तो यह बच्चा इधर ही रह गया। यह सब बच्चे आपस में मिलजुल कर खेलते, एक दूसरे का काफी ख्याल रखते हैं। जैक अपने सभी बच्चों को सारी स्किल सिखाता है, जैसे कि तीर कमान को कैसे चलाया जाता है, मछली पकड़ना वगैरह वगैरह। यह सभी बच्चे खुश तो होते हैं, लेकिन एक रात जैक उसकी वाइफ नेत्री चमकता हुआ एक तारे को देखते हैं। तारा जैसे जैसे करीब आता है तो पता चला कि यह तो इंसानों की स्पेसशिप है, यानी इंसानों ने एक बार फिर से इनकी दुनिया में यानी पेंडोरा ग्रह पर आ चुकी हैं। उनके आते ही उनकी स्पेसशिप से निकलने वाली आग की वजह से जंगल में बहुत ही भयानक लग चुकी थी, जिस आग में बहुत से जानवर पलक झपकते ही झुलस जाते हैं। काफी सारे नुकसान होता है। उसके अंदर से इंसान निकलकर बाहर उसी रोबोट के साथ आते हैं, जिस रोबोट से कर्नल ने जैक पर हमला किया हुआ था। इंसानों की बहुत ही बड़ी बड़ी गाड़ियां भी थीं, जो रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचलते जा रही थीं, जबकि इधर जैक की वाइफ नेत्री को रोने के आगे कुछ सूझता भी नहीं। मतलब यहाँ पर यह सब देखकर क्लियर हो जाती है कि इंसान भी कितना गिर जाते हैं कि कुछ कहने लायक ही नहीं बचता। खैर, अब यहाँ पर एक अवतार के क्लोन को दिखाया जाता है जो बिल्कुल जैक की तरह लग रहा था। वो लैब में बौखलाते हुए उठा और आसपास के लोगों को मारने लग जाता है। उसको उसके साथी कंट्रोल करते हुए कहने लग गए कि आप हमारे कर्नल हैं और आप इंसान ही हैं। हमने आपके मरने के बाद आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाला एक ऐसी बॉडी दे दी है जिस वजह से आप इस प्लेनेट पर जिंदा रह सकते हैं। आप दिखने में इस प्लेनेट के क्रिएचर की तरह ही लगेंगे, इसीलिए आपको डरने जैसा कुछ नहीं है। इसी तरह से बहुत से इंसानों को ऐसी ही क्लोन के थ्रू जिंदा कर दिया गया था, यानी जो बच कर गए थे वो सभी यानी ज्यादातर लोगों को इसी तरह की बॉडी दे दी गई थी, जो कि हम इन कर्नल के आसपास खड़े हुए लोगों में देख भी सकते हैं। दूसरी तरफ देखते हैं कि जैक अपने कुछ लोगों के साथ मिलकर इंसानों की आ रही ट्रेन को बमबारी करके उसे उड़ा देते हैं, जिसमें उनके हथियार के साथ साथ खाने का सामान जा रहा था। अपने उसी उड़ने
वाले परिंदे के ऊपर इंसानों की जहाज को तबाह करने के बाद उनका सारा सामान लूट लेते हैं। जब कर्नल को इस होने वाले नुकसान का पता चलता है तो जैक को जान से मारने का प्लान करता है, क्योंकि जैक ही है जो नावी यानी इस कबीले का लीडर बन चुका है। यहाँ पर कर्नल की सीनियर ऑफिसर उनको बताती है कि हमने जब भी जैक के जंगल में अपने जहाज भेजे, उनके उड़ने वाले परिंदे ने हमेशा उनको तबाह कर दिया और तुम ही वो आखिरी उम्मीद हो जो कुछ कर सकते हो। यह सुनकर कर्नल जंगल में अपने साथियों के साथ पैदल जाता है, पर जैक के बच्चे खेल रहे थे। वो अपनी तरफ इंसानों को आता हुआ देखकर रेडियो की मदद से वो अपने फादर जैक को बताने की कोशिश कर ही रहे थे कि उसी टाइम इंसान यानी कर्नल उन्हें पकड़ लेता है। अभी यह लोग जैक के बच्चे को टॉर्चर कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर नेत्री आकर अपने तीर को कर्नल के एक आदमी को आर पार कर देती है। दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। नेत्री अपने बाकी बच्चों को तो बचा लेती है, लेकिन कर्नल उस बच्चे को उठाकर अपने साथ ले जाता है जो इंसान ही था। नेत्री अपने बच्चों को लेकर परेशान ही थी कि जैक कहता है हमें इस जंगल को छोड़कर जाना होगा। कर्नल अब मुझे मारने के लिए यहाँ जरूर आएगा। अब क्योंकि यहाँ जैक को पता था कि कर्नल को उसी के जैसा एक क्लोन बना दिया गया और उसकी सारी यादों को शुरू में एक चिप के मदद से उसे दे दिया गया था, और अब क्योंकि वो दोबारा से आया हुआ है तो वो मुझे मारना चाहता है। इसीलिए मैं तुम और हमारी बच्चे यहाँ से चले गए तो हम अपने बाकी कबीले के लोगों की जान बचाना है, क्योंकि जिस बच्चे को कर्नल साथ ले गया है वो बहुत ही जल्द उन्हें हमारी लोकेशन बता देगा कि हम कहाँ रहते हैं और इंसान यहाँ तक पहुँच जाएंगे। नेत्री यहाँ से जाना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन उसके अपने कबीले के लोगों की जान का सवाल था, इसीलिए वो मान जाती है। दूसरी तरफ इंसान जैक के एडॉप्ट किए बच्चे को टॉर्चर करके उसके घर का पता पूछ रहे होते हैं, लेकिन काफी समझदार बच्चा था, इसीलिए वो उसे कुछ भी बताने से साफ मना कर देता है। तभी कर्नल आकर उस मशीन को रोकता है जिससे बच्चे को टॉर्चर किए जा रहा था और कहने लगा कि यह इंसान है तो हम इंसानों की तरह बात करेंगे। कर्नल उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर बताने लगा कि मैं तुम्हारा असली फादर हूँ और आखिरी बार जब इस दुनिया पर आया हुआ था तब मैं जानबूझकर तुम्हें यहाँ पर छोड़कर गया हुआ था, क्योंकि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहता था, लेकिन अब मुझे एहसास है और अब मैं तुम्हें वापस अपने साथ अपने धरती पर जाएंगे। उसकी ऐसी बात सुनकर मासूम बच्चा जिसका नाम स्पाइडर है वो मान जाता है कि ठीक है, मैं आपको जगह दिखा दूंगा। वहीं दूसरी तरफ जैक अपने कबीले को छोड़कर अपने उड़ने वाले क्रिएचर्स पर बैठकर यहाँ से बहुत ही दूर चले जाते हैं। दिखाया जाता है कि यह सभी पानी के पास में रहने वाले नावी के पास पहुँचते हैं। यहाँ पर रहने वाले लोग तो इसी प्लेनेट के हैं, लेकिन दिखने में उनसे अलग कलर में होते हैं। यहाँ पानी वाले नावी शुरू में इनका मजाक बनाते हैं, उनकी पूंछें देखकर उनकी मजाक उड़ाने लग गए, यह कहकर कि इनकी तो पूंछ ही पतली है और भी बहुत कुछ। तभी यहाँ पर पानी वाले लोगों का लीडर आया और जैक से कहने लग गया कि तुम जंगल के अंदर रहने वाले लोग हो, तुम्हारी यहाँ पानी के पास रहने का कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं आता कि पानी में कैसे सरवाइव करना है। लेकिन जैक जवाब में कहने लगा कि हम बहुत ही जल्द आपके तौर तरीके सीख जाएंगे और मुझे मेरी फैमिली के लिए आप लोगों की जरूरत है ताकि वो यहाँ पर सही तरह से जिंदा रह सकें। यह देखकर पानी का नावी लीडर मान जाता है और उन्हें यहाँ रहने की इजाजत भी दे दिया था। अगले दिन जैक के बच्चों को वहाँ के रहने वाले बच्चे घुमा रहे थे, जबकि जैक का बेटा अपने बालों की चोटी वहाँ पानी में एक क्रिएचर से जोड़ता है। वो बहुत ही तेजी से पानी के अंदर तैरता है, जिसकी वजह से उसे तैरने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगले दिन वहाँ के कुछ बच्चे जैक की बेटी यानी किरी को पागल कह रहे थे। इसके अलावा उससे बदतमीजी करने लग जाते हैं, उसको काफी तंग करने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर जैक के बाकी बच्चे भी आ जाते हैं और उस तंग करने वाले बच्चों को मारने लग जाते हैं, यह कहते हुए कि तुमने हमारी बहन को ऐसा क्यों कहा। जब जैक को यह सब पता चलता है तो वो अपने ही बेटे को डांटने लग जाता है कि तुमने उसे क्यों मारा, वो यहाँ के लीडर का बेटा है, अब चलो उससे माफी मांगो। जब वो उससे माफी मांगने के लिए गया तो लीडर का बेटा अभी भी गुस्से से भरा हुआ था, इसीलिए वो अब इससे बदला लेना चाहता था। उसके सारे दोस्त उससे कहने लग गए कि चलो तुम्हें एक अच्छी जगह पर लेकर जाता हूँ। वो उसे गहरे पानी में लेकर जाता है जहाँ पर एक खतरनाक मॉन्स्टर रहता था। उसकी सारे दोस्त उसे वहाँ पर ले जाकर उसे अकेले छोड़कर भाग जाते हैं। कुछ ही टाइम ही हुआ था कि एक व्हेल मॉन्स्टर आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से वो पानी के अंदर डुबाने लग गया था और मॉन्स्टर लगातार उसे खाने के लिए उस पर अटैक करता चला जाता है। यहाँ पर दोनों आमने सामने हो चुके थे कि तभी वहाँ पर एक और बहुत ही बड़ी सी मछली आकर छोटे वाले मछली को अपने मुंह में डालकर पत्थर पर जोर से मारता है और उसको वहीं पर ही ढेर कर देता है। इतनी ही देर में जैक का बेटा पानी में टाइम पर सांस न लेने के कारण वो डूबने लग जाता है। जैसे ही उसकी आंख खुली तो
उसने देखा कि उसी मछली ने जो पानी के अंदर मॉन्स्टर को मारा था अब वो उसकी जान बचाई है और वो उसके ऊपर लेटा हुआ है। जैक का बेटा देखता है कि इस मछली के विंग में एक काफी बड़ी सी हुक फंसा हुआ है। तब जैक का बेटा उसे निकालकर उसे अच्छा फील करवाता है, जिससे अब इन दोनों के काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। और यह बड़ा सा मछली जैक के बेटे को पानी में रहने वाले कबीले के पास छोड़कर आता है। जब सभी कबीले वाले नावी लीडर को यह पता चला कि उसके अपने बेटे ने ही जानबूझकर हमारे मेहमान को मॉन्स्टर के पास मरने के लिए छोड़ा, तब लीडर खुद अपने बेटे को ही सजा देने लग जाता है। लेकिन जैक का बेटा कहने लगा कि आपके बेटे की कोई गलती नहीं है, मैंने ही वहाँ पर जाने के लिए कहा, बल्कि वो तो मुझे रोक रहा था। उसकी ऐसी बात सुनकर लीडर के बेटे को काफी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ गया था कि इसने मुझे बचाया जबकि मैंने ही गलती की हुई थी। मैं तो उसे मारना चाहता था। उसकी अच्छाई को देखते हुए अब वो इनका अच्छा दोस्त बन जाता है। जैक का वही बेटा सभी को बताता है कि एक बड़े से मछली ने मेरी जान बचाई, लेकिन उसके यहाँ के दोस्त उसका मजाक बनाने लग जाते हैं और कोई भी उसका यकीन नहीं कर रहा था। अगले दिन दोबारा वो उसी बड़े से मछली के पास जाता है और वहाँ दोनों काफी ज्यादा एंजॉय करने लग गए थे। दरअसल पानी के नावी लोगों में यह किस्सा फैला हुआ था कि इसी बड़े से मछली ने अपने जैसे सारे प्रजाति यानी अपने ही परिवार को मौत के घाट उतार दिया था। और अगर इस मछली ने ऐसा किया हुआ था तो जैक के बेटे को इतना पसंद क्यों कर रहा है। इधर कर्नल जैक के तलाश में इधर उधर भटक रहा था कि तभी उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जैक अब तक कहां कहां जा सकता है, लेकिन अभी तक एग्जैक्ट उसे इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए उसे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। कर्नल ने वहां के उड़ने वाले क्रिएचर्स पर ठीक जैक की तरह ही अपना एक क्रिएचर को चुन लिया था। ऐसा कर लेने के बाद वो कर्नल और कर्नल के लोग उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और वहां के पास के ही एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। यहाँ के लोग कहने लग गए कि हमने इन्हें कभी नहीं देखा जिसकी तस्वीरें तुम दिखा रहे हो। कर्नल को इन सभी की बातें झूठ लग रही थीं, तो वो इन लोगों के पानी में रहने वाला एक क्रिएचर को मार डालता है। कर्नल का बेटा उसे समझाने लग गया कि यह लोग कुछ नहीं जानते, ये लोग तो सिर्फ मछलियां पकड़ते हैं, इन्हें छोड़ दो। अपने बेटे की बात सुनकर उसकी बात मान लेता है, लेकिन फिर भी जालिम इंसान बाज नहीं आता और जाते हुए यहाँ के कबीले के लोगों के घरों पर आग लगाते हुए जलाकर भस्म कर देता है। इस तरह और भी जगहों पर जाकर बहुत से मासूम नावी लोगों को मारने लग जाता है। सभी से जबरन पूछने के बावजूद भी उसे अभी तक जैक का पता नहीं चल पाता, वो कहां पर गया हुआ है। इसी तरह यह सारे इंसान पानी वाले क्रिएचर को देखते हैं, यानी मछली को देखते हैं, उस पर भी अपने हथियारों और छोटे छोटे मिसाइल से अटैक करते हैं। इसके अलावा वो उन पर ऐसे ऐसे सोनिक गन से भी अटैक करते हैं जिससे वो पानी में रहने वाले मछली इंसानों पर हमला ही नहीं कर पाता, जो इंसान इसे बहुत ही आराम से पकड़ सके। वहीं एक बहुत ही बड़े मछली अपने छोटे बच्चे के साथ तैर रहा होता है, जिसने इंसानों का कभी कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन वो अब दर्द में बेचारा तड़प रहा था और आखिरकार वो वहीं पर मारा जाता है। उसका छोटा सा बच्चा आसपास घूमकर अपनी माँ को आवाजें लगा रहा था और इंसान बहुत ही बेशर्मी के साथ खुशी में तालियां बजा रहे थे कि वो अपने मिशन में कामयाब हो चुके हैं। यह सब देखकर कर्नल का बेटा स्पाइडर काफी अपसेट हो जाता है, क्योंकि उसे इन सभी जानवरों की फिक्र हो रही थी और वो इस होने वाले जुल्म को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रहा था। इंसान उस क्रिएचर को पकड़कर अपने साथ लेकर जाते हैं और उसके मुंह के अंदर जाकर ड्रिल मशीन के जरिए उसके मुंह के ऊपर वाले हिस्से में एक सुराग बनाते हैं, जिसके अंदर से एक येलो कलर लिक्विड निकलने लग जाता है। यह एक ऐसा पानी है कि जो भी इंसान इसे पिएगा उसकी उम्र बहुत ही कम मात्रा में बढ़ेगी, यानी इंसान को जिंदा रहने के लिए बहुत से साल मिल जाएंगे और इस लिक्विड की कीमत भी करोड़ों डॉलर्स में बिकने वाले हैं। मतलब यहाँ इस पेंडोरा ग्रह पर दो चीज बहुत कीमती है, पहला वो स्टोन और दूसरा ये लिक्विड। अगले दिन मरने वाले मछली क्रिएचर को पानी के नावी लोग देख लेते हैं, जिसके बाद जैक को बुरा भला कहने लग जाते हैं। कहने लग गए कि तुम्हारी वजह से इंसान यहाँ तक पहुँच चुके हैं और अब वो हमारे क्रिएचर्स को मार रहे हैं और बहुत ही जल्द हमें भी। ग्रीन नावी लीडर कहने लगा कि जो भी हुआ सो हुआ, अब हम इंसानों से मुकाबला करेंगे। इसके बाद जैक का बेटा एक बार फिर से उसी मछली से मिलने जाता है जिसने उसकी जान बचाई थी और वो देखता है कि उसके ऊपर एक एंकर जैसे कुछ डिवाइस लगी हुई है, जिसकी वजह से उस मछली को उस डिवाइस ने उसे वहीं पर रोक कर रखा हुआ था और वो वहां से हिल ही नहीं पा रहा था, क्योंकि इंसान उस लिक्विड को हासिल करने के लिए और भी मछलियों को मारने का इरादा रखते हैं। और इस बार बारी है जैक के बेटे के मछली की, जो वो अपने साइज में भी बहुत बड़ा है और उसमें से लिक्विड भी बहुत ज्यादा निकल सकता है। इसीलिए इंसान अब इस वाले मछली को मारना चाह रहे हैं। उसके सभी दोस्त भी वहाँ पर मौजूद थे। इन्हें पता था कि इंसान इस मछली को मारने के लिए आ रहे हैं। कर्नल भी इन बच्चों को वहाँ दूरबीन से देख लेता है। जैक
और लीडर को पता चलता है कि उनके बच्चे खतरे में हैं और वो अपने हथियार उठाकर उन्हें बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर सारे बच्चे बहुत ही मुश्किल से उस बड़े मछली से वो डिवाइस निकाल देते हैं, जिस वजह से मछली वहाँ से आगे तैरकर निकल जाता है और आखिरकार बेचारे मछली की जान तो बच जाती है। लेकिन इंसान फायरिंग करते हुए अभी भी बच्चों का पीछा कर रहे होते हैं। यहाँ पानी के अंदर लीडर की बेटी मरने ही वाली थी कि तभी जैक का बेटा हाथ पकड़कर अपनी तरफ करके उसकी जान बचा लेता है। लेकिन थोड़ी ही देर में बच्चों को बड़ा सा जाल डालकर पकड़ लेते हैं और अपनी शिप पर लेकर आते हैं। ऐसा होते ही बच्चों के पेरेंट्स भी यहाँ तक पहुँच चुके थे, यानी कि जैक वहीं पर रुककर देखता है कि उनके बच्चे को शिप के आगे कर्नल ने बंदी बनाया हुआ है। कर्नल कहने लगा कि अगर तुम अपने बच्चों की जान बचाना चाहते हो तो शिप पर तुम सिर्फ अकेले ही आओगे। तब जैक अकेले जाने का डिसाइड करता है। तभी जैक के बेटे का सबसे बड़ा मछली दोस्त पानी के नीचे से एकदम अचानक ऊपर आकर इनके शिप पर चढ़ जाता है और अपने हाथों और पूंछ से वहां खड़े इंसानों को मारने लग जाता है और हर चीज तबाह करने लग जाता है। यह देखकर जैक और लीडर के लोगों को भी मौका मिल जाता है कि वो इंसानों पर हमला कर दें और वो सारे लोग की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। इंसानों और इन सभी नावी लोगों के बीच एक घमासान फाइट छिड़ जाती है। बहुत सारे इंसान भी मौत के घाट उतर जाते हैं और कुछ नावी लोग भी। और वो पानी वाला क्रिएचर जो जैक के बेटे का दोस्त था, वो इंसानों के शिप के ऊपर से छलांग लगाकर उन्हीं के लोहे की रस्सी से इन्हें दबाकर मार देता है। जैक भी इंसानों का मुकाबला करते हुए बच्चों के पास आकर उनको वहाँ से छुड़वा लेता है। कुछ बच्चे अपने अडॉप्टेड इंसानी भाई जैसे स्पाइडर को भी ढूंढ लेते हैं और वहाँ से भगाते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश करने लग जाते हैं। लेकिन उसी भाग दौड़ में जैक के बड़े बेटे को गोली लगने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। यह सब देखने के बाद तो उसकी माँ पूरी तरह से टूट जाती है और चिल्ला चिल्ला कर रोने लग जाती है। लेकिन इधर जैक के दो बच्चे को फिर से कर्नल ने पकड़ लिए हुए हैं और वो लोग इंतजार कर रहे थे कि जैक इन्हें बचाने के लिए जरूर आएगा और इसी मौके को देखते हुए हम उसे मार डालेंगे। जैक वहाँ बहुत ही खामोशी से आकर धमाका करते हुए उस शिप का हुलिया ही बदल कर रख देता है। चारों तरफ आग ही आग हो गए थे, बहुत सारे इंसान भी मारे गए थे। उसकी वाइफ तो अब काफी ज्यादा ही गुस्से में आ चुकी थी। वो अब रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अपने तीर से ऐसे ऐसे तरीके से मारती है कि इंसान वहीं कांप उठते हैं और एक इंसान को इतना बुरी तरह से मारती है कि वहीं पर मर जाता है। यहाँ पर जैक की वाइफ नेत्री बिल्कुल पागल सा हो गई थी, क्योंकि उसने अभी अभी अपने सबसे प्यारा बेटा को खोया था। मौका देखते हुए कर्नल जैक की बेटी किरी के ऊपर चाकू रखकर उन सभी को हथियार डालने को कहने लगा था। लेकिन उसी दौरान जैक की वाइफ वहां आकर कर्नल की ही बेटे यानी स्पाइडर पर ही चाकू रख लेती है। यह देखते हुए कर्नल को जैक की बेटी को छोड़ना पड़ जाता है। अब फाइनली कर्नल और जैक के बीच हाथों से लड़ाई होने लग जाती है। काफी घमासान लड़ाई करते हुए बहुत ही मुश्किलों के बाद जैक पानी के अंदर कर्नल का गला अपने हाथों में दबाकर उसे वहीं पर मार देता है और आखिरकार यह जालिम कर्नल पानी में ही डूबने लग जाता है। लेकिन कर्नल का बेटा डूबने से बचाकर उसे पानी से ऊपर लेकर आता है, क्योंकि बाप तो बाप ही होता है। जब कर्नल कहता है कि बेटा मेरे साथ चलो, तुम यहाँ पर जिंदा नहीं रह सकते, तब वो उस पर गुस्सा करते हुए अपनी फैमिली के पास चला जाता है, यानी कि जैक के पास। और स्पाइडर को देखकर जैक की फैमिली भी बहुत खुश होती है और उसको पहले की तरह ही प्यार करने लग जाती है। आखिर में जैक ने अपने बड़े बेटे जो गोली लगने की वजह से मारा गया था, उसे पानी के अंदर दफन कर देता है और उसे यहाँ पर उसकी सारी पुरानी यादें याद आने लग जाती हैं कि मेरा बेटा जो आज मरा है उसे मैंने हाथों में कैसे उठाया था जब वो पैदा हुआ था, और आज मैंने अपने ही हाथों से उसे दफन भी कर रहा हूँ। इस अवतार की कहानी यानी अवतार पार्ट 2 भी यहीं पर खत्म हो जाती है और अब मैं इसके लास्ट पार्ट यानी अवतार 3 को भी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो मूवी की शुरुआत लुआक से हुआ, जो इस वक्त पानी के अंदर ट्री ऑफ सोल्स के पास बैठा हुआ है। यह जैक का वही बेटा है जिसकी दोस्ती उस बड़े से मछली से हुआ था। वो यहाँ पर अपनी आंखें बंद किया था और ट्री ऑफ सोल्स की हेल्प से अपनी मरे हुए भाई की सोल के साथ जुड़ जाता है। यह दोनों भाई मिलकर यहाँ खेलने लग गए और अचानक से लुआक के भाई को एहसास हुआ कि वो असल दुनिया में है ही नहीं, बल्कि वो तो अपने मरे हुए भाई के साथ किसी और ही दुनिया में खेल रहा है। लुआक के भाई को एहसास होता है कि उसके भाई को सच्चाई के बारे में पता चल गई है, तो वो उसे कहने लगा कि मेरी ही गलती थी, मैं स्पाइडर को बचाते बचाते तुम्हें बचा ना सका। उसकी ऐसी बात को सुनते ही लुआक का भाई उदास हो जाता है, लेकिन
लेकिन फिर अपने भाई से कहने लगा कि तुम्हें उदास नहीं होना चाहिए, स्पाइडर को बचाकर तुमने ज्यादा अच्छा काम किया है। हम तो ट्री ऑफ सोल्स की मदद से कभी भी मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, मगर स्पाइडर तो इंसान है, अगर वो मर जाता तो तुम उससे कभी भी बात ना कर पाते। यहाँ पर हमें यह एहसास हुआ था कि अवतार की यह जो अजीब सी दुनिया है पेंडोरा, इस दुनिया के अंदर हर चीज आपस में बहुत ही ज्यादा मात्रा में कनेक्टेड है। जो भी अवतार मरता है वो यहीं की मिट्टी और पानी का हिस्सा बन जाता है और कभी भी वो अपनों से दूर नहीं जाता। खैर, सीन कट हुआ और हमें जैक को दिखाया गया। जैक अपने कबीले का लीडर है और इस टाइम वो समुंदर की गहराई में जा जाकर तबाह हुई इंसानों के शिप के अंदर से बहुत सारी गन्स और एक्सप्लोसिव्स निकालने में लगा हुआ है। जैक को यह जरूर पता है कि उसका दुश्मन दोबारा हमला जरूर करेंगे और इनके पास जो हथियार हैं वो इतने एडवांस नहीं जो इंसानों जैसे चालाक क्रिएचर्स का मुकाबला कर सकें। इन्हें इंसानों से लड़ने के लिए इंसानों जैसे ही हथियार चाहिए थे। बहुत सारे हथियार को इकट्ठा करके जैसे ही वो कबीले में वापस आया तो कबीले के लोग उसकी ऐसी काम से उस पर नाराज हो जाते हैं। कबीले के लोगों को लगता है कि यह हथियार बस अवतार को ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। नेत्री कबीले के लोगों को समझाती है कि नहीं, यह हथियार हमारे कबीले की हिफाजत भी कर सकते हैं और हमारे लोगों को जंग के लिए तैयार भी कर सकते हैं। नेत्री अब इन्हीं एक्सप्लोजिव को इस्तेमाल करते हुए अपने नए कुछ तीर बनाती है, यानी इंसानों से भी एडवांस हथियार बना लेती है। दूसरी तरफ अब हम इंसानी बेस पर कर्नल को देख पाते हैं जो एक नया प्लान बना रहा है। वो चाहता है कि अवतार की दुनिया यानी पेंडोरा ग्रह के ऐसे इलाकों की तरफ जाया जाए जहाँ पर अभी तक यह लोग नहीं गए हुए हैं, जहां पर फायर नावी के लोग रहते हैं। कर्नल को लगता है कि वो लोग फायर नावी से दोस्ती करके जैक और उसके सारे कबीले के लोगों को बहुत ही जल्द ही मार सकते हैं और जल्द ही जैक के कबीले पर अपना कब्जा भी बना लेंगे। दिखाया जाता है कि इंसानों फौजी सैटेलाइट्स की मदद से स्पाइडर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि यही इंसान ही है जो जैक को पकड़ने में वो उनकी मदद कर सकता है, जबकि यहाँ पर स्पाइडर तो सारे नावी लोगों को बचाना चाहता है। जैक को आजकल एक अजीब सा डर भी महसूस होने लग चुका था। स्पाइडर का ऑक्सीजन टैंक खत्म हो रहा है। उसे डर है कि अगर वो मर गया तो वो बाकी अवतार की तरह पेंडोरा ग्रह का हिस्सा नहीं बन पाएगा और उसकी सोल पेंडोरा में जिंदा नहीं रहेगी। इसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि बड़े बड़े एयर बैलून्स के अंदर एयर नावी लोग यहाँ पर आते हैं। एयर नावी लोग ऐसे ही अपने बड़े बड़े बैलून्स में पूरे पेंडोरा के ऊपर घूमते रहते हैं और खाने पीने के लिए दूसरे क्लेन से ट्रेडिंग करते रहते हैं। और जब यह सारे लोग जैक के नावी लोगों के पास जाते हैं तो जैक उनसे एक डील कर लेता है कि एयर नावी के लोग अपने साथ स्पाइडर को रख ले। यहाँ पर रहते हुए स्पाइडर को सांस लेने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, पर एयर नावी लोगों के साथ जब हवा में रहेगा तो उसके जिंदा रहने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हालांकि स्पाइडर इस फैसले से खुश नहीं था, पर वो कुछ कर भी नहीं सकता था। अपने बचे कूचे ऑक्सीजन मास्क लेकर इन लोगों के साथ निकल जाता है। दूसरी तरफ हमें इंसानों बेस पर दिखाया गया कि सैटेलाइट की मदद से अभी भी इंसान इन लोगों पर नजर रख रहे थे और उन्होंने देखा कि एयर क्लेन के लोगों के पास इस टाइम स्पाइडर है और कर्नल स्पाइडर यानी अपने बेटे को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इससे पहले कि इंसान कुछ कर पाते हम देखते हैं कि आसमान में भयानक मॉन्स्टर के ऊपर उड़ते हुए अवतार एयर क्लेन के ऊपर हमला कर देते हैं। असल में यही फायर दूसरे नावी थे जो कभी भी किसी नावी के साथ दोस्ती नहीं बनाते थे। इनकी दुश्मनी हमेशा सबके साथ बनी रहती है। फायर क्लेन की जो लीडर है दिखने में ही काफी भयानक लग रही है। वो यहाँ आते ही सारे एयर क्लेन पर हमला करना शुरू कर देती है और जैसे ही पानी वाले नावी के लोगों को यानी जैक और नेत्री को यह बात पता चलता है तो वो एयर क्लेन की मदद करने के लिए वो भी यहाँ आ जाते हैं और गन्स लेकर फायर क्लेन के लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। जैक के बाकी बच्चे एयर क्लेन के लोगों को बचाने की कोशिश में लग जाते हैं और ऊपर एक घमासान युद्ध छिड़ जाती है। यहाँ जैक जब एक फायर अवतार को मारने की कोशिश करता है तो उसकी गोली गलती से एयर क्लेन के बैलून में लग जाती है जिससे बैलून फट जाता है। इससे पहले कि आग में जलकर मर जाता वो भागकर नीचे की तरफ जंप कर लिया था। एयर बैलून फटने की वजह से सभी लोग नीचे आ गए थे, लेकिन अब एक और मैटर यह फंस गया था कि स्पाइडर के सभी मास्क उस बैलून के अंदर रह गए जो जलकर भस्म हो गए। ये लोग स्पाइडर का मास्क को लाने का फैसला करते हैं। वहीं पर जाकर जहां अभी भी लड़ाई हो रही है, फायर नावी दूसरे लोगों को लूट रहे हैं, उन्हें जान से मार रहे हैं और वॉरेन नाम की जो लीडर थी एयर क्लेन के लोगों के छोटी से अपना छोटी मिला
उठाकर उन्हें मेंटली टॉर्चर कर रही है। एयरप्लेन के लोगों को बचाने के लिए पीछे से जैक की फैमिली दोबारा से गन्स चलाती है और बहुत सारे फायर क्लेन के लोगों को पलक झपकते ही मार देती है और यहाँ से ये लोग छुपते हुए भाग जाते हैं। वॉरेन जब अपने मरे हुए लोगों को देखती है तो वो हैरान रह जाती है, यह देखकर कि इनके ऊपर कोई तीर नहीं है तो वो मरा कैसे। उसने जब अपने मरे हुए साथी के अंदर गोलियां देखी तो वो इन गोलियों से काफी इम्प्रेस हो चुकी थी। अब उसे भी इसी तरह के हथियार चाहिए थे, इसीलिए वो पानी वाले नावी के पीछे पड़ जाती है। यहाँ दिखाया जाता है कि जैक भी अपने बच्चों को बचाने के लिए दोबारा जंग वाली जगह पर आया हुआ था, लेकिन यहाँ पर उसके बच्चे नहीं थे। इतने में ही कोई पीछे से उसके ऊपर हमला कर देता है और हम देखते हैं कि यह इंसानों का लीडर कर्नल है। वो यहाँ पर अकेले ही अपने बेटे स्पाइडर को लेने के लिए आया हुआ था। यहाँ की हालात को देखते हुए वो जैक से सवाल करने लग गया कि यह सब किसने किया। वो बता देता है कि यह सब फायर नावियों ने किया है, लेकिन इससे पहले तुम मुझसे और बातें करो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हारे बेटे स्पाइडर मास्क यहीं कहीं गुम हो चुका है और जल्द ही अगर हमने उस तक मास्क ना पहुंचाए तो तुम अपने बेटे को खो दोगे। इस टाइम कर्नल अपने जैक को बात मान जाता है, जबकि दूसरी तरह हमें स्पाइडर को दिखाया गया जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी क्योंकि उसके मास्क में ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। लुआक उसे उठाकर यहाँ से भागने में लग चुका था, लेकिन उसके कोशिश का कोई फायदा नहीं था कि तभी लुआक की बहन किरी को एकदम अचानक से अजीबो गरीब तरह के कुछ विजन आने लग गए थे और वो लुआक से स्पाइडर को नीचे रखने को कहती है। फिर वो अपने बालों को ट्री ऑफ सोल्स के साथ जोड़ लेती है और उसके माइंड में कोई उसे कुछ बताने लग जाता है। उनकी बातों को फॉलो करते हुए वो स्पाइडर को एक बिज खिला देती है, जिसकी वजह से स्पाइडर की बॉडी अब अवतार की बॉडी में कन्वर्ट होने लग चुकी थी और अब वो इस पेंडोरा यानी इस अवतार वाली दुनिया में बिना मास्क के सांस ले सकता था। सभी लोग लुआक की बहन पर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं कि उसने यह सब आखिर कैसे कर लिया। तब वो बताने लग गई कि शायद मेरे माइंड में माँ एवा ने कुछ ऐसा ही करने को कहा था। खैर, इस टाइम ये लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे और एक दूसरे के गले लग रहे थे, लेकिन तभी फायर नावी लोग इनके पीछे आ जाते हैं और अपने फायर से इनके ऊपर हमला कर देते हैं। वॉरेन यानी उनकी लीडर भी उनके साथ ही आई थी और वो स्पाइडर को यहाँ पेंडोरा के एनवायरमेंट में सांस लेता हुआ देखकर हैरान हो जाती है। तब किरी कहने लग गई कि यह सब माँ एवा की वजह से हुआ है। यह बात सुनकर वॉरेन को गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़की से कहती है कि अगर मैं इसका गला काट दूं तो क्या तब भी तुम्हारी माँ एवा इसे बचाने के लिए आएंगी। ऐसा वो करके बस वो पानी वाले नावी के लोगों को नीचा दिखाना चाहती थी, इससे पहले कि अब वो स्पाइडर को कोई नुकसान पहुंचा पाती। यहाँ पर कर्नल के साथ जैक आ जाता है। जैक और उसके बाकी के लोग फायर नावी के लोगों से लड़ने लग जाते हैं, जबकि कर्नल पीछे से वॉरेन को पकड़ लेता है। वॉरेन अपने छोटी से कर्नल के दिमाग पर कब्जा करने की कोशिश तो करती है, लेकिन कर्नल मेंटली काफी स्ट्रांग था और वो अपने आप को उसके कब्जे से छुड़वा लेता है और इस तरह वॉरेन कर्नल से इम्प्रेस हो जाती है। कर्नल से बातें करते हुए उसके गन को कैसे चलाते हैं उससे पूछने लग जाती है। कर्नल के बताने से वो गन चलाना भी सीख लेती है, जिसके बाद वो और उसका क्लेन यहाँ पर जश्न मनाने लग जाते हैं। असल में वो जीत जो गई थी, पानी नावी वाले काफी सारे लोगों को उसने कब्जे में लिया हुआ था, जबकि यहाँ पर हमें नेत्री को दिखाया गया जो जख्मी थी और उसके लोग उसे अब रेस्क्यू करने में लगे हुए थे। पानी वाले नावी जो यहाँ पर कैदी बने हुए थे वो देखते हैं कि वॉरेन एक बहुत ही अजीब लीडर है। अपने लोगों को अपने पावर से एक खास तरह की ड्रग्स देती रहती है, जिससे उसके लोग मदहोश होकर उसी की पूजा करते रहते हैं। ये अजीब चीजें देखते हुए पानी वाले नावी के लोगों को यही सही मौका लगने लगा था। किरी यहाँ पर अपने बालों को ट्री ऑफ सोल्स के साथ मिला लेती है और ट्री ऑफ सोल्स के जरिए यहाँ के सभी पौधों से कनेक्टेड होकर वो पौधों के स्पाइक से इन सभी फायर नावी के लोगों के ऊपर हमला करवा देती है। पौधे की स्पाइक यानी कांटे तीरों की तरह फायर नावी के लोगों के अंदर घुसकर उन्हें जख्मी कर देती है और जब वो लोग तड़प रहे थे तब पानी के नावी बचकर यहाँ से भाग निकलते हैं। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि जैक की पूरी फैमिली के पास कर्नल आता है और उससे डिमांड करता है कि तुम मेरे बेटे को मुझे वापस दे दो। तब जैक कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारा बेटा ही खुद तुम्हारे दुनिया में जाना ही नहीं चाहता। अब तो वो हमारी दुनिया में सांस भी ले पा रहा है और यह सब कैसे हुआ है मैं नहीं जानता। यह सारे हमारे दुनिया के ही तो चमत्कार हैं। खैर, इस टाइम कर्नल अपने बेटे के लिए खुश तो था कि कम से कम वो जिंदा था और यहाँ पर अच्छी तरीके से सांस भी ले रहा था। यहाँ पर नेत्री भी अपना इलाज कराकर अपने फैमिली के पास वापस आ जाती है और उसके साथ गए हुए सभी लोग स्पाइडर को बिना मास्क के सांस लेता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। हम देखते हैं कि कर्नल भी इंसानों के पास वापस आ जाता है। कर्नल चाहता है कि वो जैक की पूरी
फैमिली को मार दे और साथ ही साथ अपने बेटे स्पाइडर को भी यहाँ अपने बेस पर लेकर आए। लेकिन वो जिन इंसान साइंटिस्ट के साथ मिला हुआ है वो इस टाइम सिर्फ स्पाइडर को ही हासिल करना चाहते हैं ताकि उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर सकें कि आखिर वो बिना मास्क के कैसे सांस ले पा रहा है। दूसरी तरफ अब जैक स्पाइडर को लेकर अपने वो साइंटिस्ट दिखाए गए जो उनके साथ ही यहाँ पेंडोरा पर रह गए थे। जैक साइंटिस्ट से पूछता है कि क्या स्पाइडर पहले जैसे हो सकता है। साइंटिस्ट स्कैन करके बताने लग गए कि माँ एवा ने उसकी बॉडी में ठीक अवतार वाली चीजें डाल दी हुई हैं और अब अगर उसकी बॉडी को चेंज की गई तो वो शायद मर जाएगा। दिखाया गया कि स्पाइडर के सर में उसी तरह की चोटी आ चुकी थी जिस चोटी के जरिए अवतार अपने आप को पेंडोरा यानी अपनी दुनिया से जोड़ा करते थे। इधर दिखाया जाता है कि किरी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुकी थी कि आखिर वो यह सब कैसे कर पा रही थी। हालांकि माँ एवा का कुछ अच्छा सिग्नल या निशान था भी नहीं। वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है तो यहाँ उसके अपने लोग उसे सच्चाई बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस बच्ची को बताया जाता है कि तुम्हारी मॉम दरअसल एक इंसान थी और उन्हें गोली लग चुका था, मरने के कगार पर पहुंच चुकी थी, इसीलिए उन्हें बचाने के लिए उनकी सोल को अवतार वाली के बॉडी में डाल दिया गया। लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से अवतार नहीं बन पाई थीं। और इस तरह अचानक से बॉडी चेंज होने की वजह से पता नहीं क्यों वो प्रेग्नेंट हो गई थी और फिर तुम पैदा हुई। तुम्हारा कोई भी बाप नहीं था और इसीलिए हमें ऐसा लगने लगा कि हमारे लिए तुम माँ एवा का दिया हुआ गिफ्ट हो और इसी वजह से तुम्हारे अंदर एक्स्ट्रा पावर्स भी हैं। यह सुनकर किरी को थोड़ा शांति तो मिलता है लेकिन अब वो दुखी हो जाती है यह जानकर कि उसका कोई भी डैड नहीं है। इस टाइम जैक उदास किरी के पास आकर कहने लगा कि तुम कभी उदास मत होना, मैं तुम्हारा डैड हूँ और हमेशा रहूंगा। खैर रात को हमें दिखाया गया कि दो बड़े बड़े मछलियों का सरदार इनके कबीले के पास आते हैं। वो लोग इनके कबीले से माफी मांगना चाहते थे क्योंकि अनजाने में उसने बहुत सारे मुश्किलें पैदा की थी। दुश्मनों के शिप्स पर हमला करके उनके दुश्मन को बढ़ा दिए थे। जैक जो कि इस टाइम कबीले का लीडर है वो फैसला करता है कि वो मछली जो जैक के बेटे यानी लुआक का दोस्त है वो कुछ टाइम के लिए उनके कबीले से दूर रहेगा। यह सुनकर लुआक जो कि उस मछली से काफी अटैच हो चुका था वो गुस्से में आ जाता है। लेकिन जैक गुस्से में उससे कहता है कि सिर्फ तुम और उस मछली की वजह से हमेशा हमारे कबीले में मुश्किलें पैदा करते रहते हो। यह सुनने के बाद लुआक बहुत ही ज्यादा टूट जाता है। सीन शिफ्ट करके दोबारा से कर्नल को दिखाया गया जिसके दिमाग में अभी भी वही चीज दौड़ रही है यानी जैक के कबीले के लोगों को मारना है और स्पाइडर को हासिल कर लेना है। वो जानता था कि जैक के कबीले के वो अकेले नहीं हरा सकता था, इसीलिए वो जैक के कबीले को दुश्मन यानी फायर नावी के लोगों के पास आ जाता है और वॉरेन से डील करता है कि वो दोनों अपने अपने फायदे के लिए जैक के नावी से मिलकर लड़ेंगे। यहाँ पता चलता है कि वॉरेन पानी के नावी लोगों के खिलाफ इसलिए थी क्योंकि उसने पानी के गॉड से यानी माँ एवा से एक बार कुछ फेवर मांगी हुई थी लेकिन माँ एवा ने उसकी मदद नहीं की थी और फिर उसने जाकर फायर के देवता से मदद मांगी थी और फायर ने उसकी सारी मुश्किलें आसान कर दी और उसके बाद से ही उसे लगने लगा है कि सबसे अच्छी फायर है और इस टाइम जो उसके पास मदहोश कर देने वाली पावर्स हैं उसकी वजह से वो पानी वाले नावी के लोगों को बहुत ही आसानी से मार भी सकती है। यह दोनों डिसाइड करते हैं कि जैक के कबीले को मारने के बाद यह दोनों मिलकर पेंडोरा यानी इस दुनिया पर राज करेंगे। जंग के लिए प्लानिंग करने लग चुके थे। कर्नल वॉरेन को हाई टेक्नोलॉजी वाला रोबोट्स और बहुत सारे वेपन्स देता है और वॉरेन जंग के लिए अपनी आर्मी देती है। सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि स्पाइडर जब अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था तभी अचानक वहाँ पर कर्नल आ टपकता है और पीछे से स्पाइडर को पकड़ लेता है। वॉरेन आकर उसे अपने साथ कनेक्ट कर लेती है और यहाँ से लेकर चली जाती है। यहाँ छुपकर किरी ये सब देख रही थी। उसके थोड़ी ही देर के बाद फायर नावी लोग बहुत ही बड़े बड़े इंसानों के शिप्स को लेकर पानी नावी यानी जैक के ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं। जंग का माहौल को देखते हुए जैक घबरा जाता है और वो इन लोगों से कहता है कि मैं यहाँ पर कोई भी खून खराबा नहीं चाहता, तुम लोग अगर मुझे गिरफ्तार करना चाहते हो तो कर लो। कर्नल को भी उसकी यह ऑफर कुछ ठीक ठाक लगता है। वो उसे जब लेकर जाने का फैसला करता है तो जैक एक और शर्त सामने रखते हुए कहने लगा कि अगर तुम मुझे ले जाओगे तो पीछे से मेरे कबीले पर हमला नहीं करोगे। कर्नल उसकी यह भी शर्त को स्वीकार कर लिया था और यह लोग इंसानों के बेस में चले जाते हैं। कर्नल के सारे लोग जैक को किसी ट्रॉफी की तरह लेकर जा रहे थे और बहुत सारे इंसान उसकी पिक्चर्स ले रहे थे। वॉरेन भी उनके साथ इंसानी बेस के अंदर आई हुई थी लेकिन यहाँ का इंचार्ज डेनी उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो कर्नल से पूछने लग गई कि तुम यहाँ वॉरेन को क्यों लेकर आए। तब कर्नल कहने लगा कि आज अगर हमारे पास स्पाइडर और
और जैक है तो यह सब वॉरेन की वजह से ही हुआ है। कुछ टाइम के बाद दिखाया जाता है कि इंसानों ने स्पाइडर के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दिया गया था, यह जानने के लिए कि वो पेंडोरा ग्रह पर सांस कैसे ले पा रहा है। दूसरी तरफ हम लुआक को देखते हैं जो मछली वाली उसी अपने दोस्त को पानी में ढूंढ रहा है ताकि वो अपने दुनिया और अपने कबीले के लोगों को बचा सके। लेकिन तभी अचानक से पानी के अंदर वाली खूंखार मछलियां हमला कर देती हैं। लेकिन यहाँ उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसका दोस्त उन खतरनाक मछलियों से बचा लेते हैं। लुआक ने अभी भी हार नहीं मानी थी। वो अपना सफर दोबारा से शुरू करता है और अपने मछली वाले दोस्त से मिल भी जाता है। उसके मछली दोस्त के भाई पर भी इंसानों ने हमला किया हुआ था, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा दर्द में था और उसकी पूरी बॉडी पर अभी भी इंसानों के वेपन्स लगे पड़े थे। यहाँ हमें इंसानों के एक और बेस को दिखाया गया जो वाटर क्लेन के होली डे पर यानी उसी दिन उन पर हमला करना चाहते हैं और उनकी पावर से अपने आप को इमोर्टल बनाना चाहते हैं, यानी ऐसा बनना चाहते हैं कि वो कभी भी ना मर सकें। लेकिन यहाँ पर एक साइंटिस्ट ऐसा भी था जिसे यह सब गलत लग रहा था। वो कहने लगा कि हम ऐसा नहीं कर सकते। वो बताता है कि वाटर क्लेन के लोग पेंडोरा ग्रह की एक ऐसी क्रिएचर हैं जो बहुत ही ज्यादा एकत्रित हैं, अपने लिए लड़ने के लिए एकजुट हो सकते हैं, यहाँ तक कि कम्युनिकेट भी कर सकते हैं और हमें उन्हें तबाह नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ अब हमें नेत्री को दिखाया जाता है जो जैक और स्पाइडर को बचाने के लिए इंसान के बेस के बाहर आ चुकी है और दूसरी तरफ स्पाइडर भी अपने आप को एक्सपेरिमेंट रूम से बचते बचाते हुए बाहर निकल आया है। सीसीटीवी में गार्ड्स उसे देख भी लेते हैं लेकिन उस पर अटैक नहीं कर पाते क्योंकि साइंटिस्ट ने उस पर अटैक करने से मना किया हुआ था क्योंकि स्पाइडर पर काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स होना बाकी थे। इतने में हम देखते हैं कि नेत्री ने जैक को बचा लिया था और अब वो जैक और स्पाइडर को लेकर अपने कबीले पर वापस जाती है। यहाँ पर जैक नेत्री से कहने लगा कि तुम सही कहती थी, इंसान स्पाइडर को एक्सपेरिमेंट्स करके और भी लोगों को उसी के जैसे बना देंगे जिसे इंसान अपना यहाँ हुकूमत बनाने लग जाएंगे, इसीलिए अब हमें उसे मार ही देना चाहिए। वो कहता है कि अभी भी देर नहीं हुई, मैं स्पाइडर को मार दूंगा और उन लोगों को यहाँ रहने का जरिया ही खत्म कर दूंगा क्योंकि इंसान तब तक बाज नहीं आएंगे जब तक वो यह न जान ले कि इंसान पेंडोरा पर किस तरह से सांस लेते हैं और उन्हें इस बारे में पता चल गया तो इंसान हम लोगों को मारकर खुद पेंडोरा ग्रह पर बस जाएंगे और जिस तरह उन्होंने अर्थ को खराब किए हैं इसी तरह उन्होंने पेंडोरा को भी बर्बाद करके रख देंगे। अब जैक जब स्पाइडर को मारने की कोशिश की तो थी लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया क्योंकि उसके सीने में एक बाप का दिल धड़क रहा था। उसने स्पाइडर को अपने बच्चों की तरह पाला था। खैर इस टाइम पर अभी भी इन्हें एक बहुत बड़ा खतरा का सामना करना था। वो जानते थे कि इंसान यहाँ पर कभी भी स्पाइडर को हासिल करने के लिए फिर से आएंगे। इंसानों से वो अकेले लड़ नहीं सकते थे, इसीलिए जैक मदद मांगने के लिए एयर क्लेन के पास जाता है और उन्हें बताता है कि इंसान इस दुनिया पर यानी इस ग्रह पेंडोरा पर अटैक करके इस पर कब्जा करना चाहते हैं और पेंडोरा को बचाने के लिए उन्हें मिलकर लड़ना होगा। इसीलिए एयर क्लेन के लोग भी तैयार हो जाते हैं। एयर क्लेन के लोगों के मानने के बावजूद भी जैक को अभी भी लग रहा था कि वे इंसानों से नहीं जीत पाएंगे, इसीलिए जैक अब पेंडोरा ग्रह के सभी बड़े बड़े मछलियों से भी मदद लेने का फैसला करता है। मगर मछलियों के सरदार इस टाइम कोई भी किसी भी तरह का जंग नहीं चाहते थे। वो जंग लड़ने के लिए इनकार कर देते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर लुआक का दोस्त जो मछली था वो अपने जख्मी भाई को लेकर आ जाता है जिसके ऊपर इंसानों ने हमला किया हुआ था। वो अपने मछलियों के सरदार को समझाने लगा कि अगर हमने इनका साथ ना दिया और इंसानों को खत्म ना किया तो इंसान हमें ही मार डालेंगे और इस तरह पेंडोरा के सारी बड़े बड़े मछली जैक के जंग का हिस्सा बन जाते हैं। दिखाया गया कि इंसान अब अपने बड़े बड़े शिप लेकर और अपने एयरक्राफ्ट्स लेकर इस दुनिया पर अटैक करने के लिए निकल पड़े हैं। पानी में वो तेजी से अवतारों की तरफ बढ़ने लग चुके थे और उन पर हमला कर रहे थे। ऊपर एयर क्लेन वाले इंसानों से लड़ने लग चुके थे लेकिन फिर भी इंसान अपने वेपन्स की वजह से इन पर भारी पड़ रहे थे। देखते ही देखते यहाँ का पूरा माहौल ही खराब होने लग चुका था। लेकिन तभी वहाँ पर वही बड़े बड़े मछलियाँ पहुँच जाते हैं जो आकर सीधा अटैक करते हुए बड़े बड़े जहाजों को डुबाने लग जाते हैं। कुछ देर के लिए ऐसा लगने लगा था कि अवतार की जीत होने वाली है, लेकिन ऐसा कहाँ होने वाला था। वजह यह थी कि कर्नल गद्दारी कर जाता है और फायर नावी के लोगों को इन सब में शामिल कर लेता है। अब फायर नावी के लोग भी एयर नावी और पानी वाले नावी के लोगों से लड़ने लग चुके थे और इसी वजह से अब सिचुएशन काफी बुरी तरह से बिगड़ चुकी थी। यहाँ दिखाया जाता है कि किरी, जिसने पहले भी पेंडोरा के गॉड यानी माँ एवा से मदद मांगी थी, वो दोबारा माँ एवा से मदद मांगने के लिए पानी के अंदर चली जाती है और स्पाइडर भी उसी के पीछे जाता है। पानी के नीचे ये दोनों अपने छोटी को ट्री ऑफ सोल्स से अटैच हो जाते
दिखाते हैं और फिर माँ एवा से बात करने की कोशिश करने लग जाते हैं। और यहाँ पर पहली झलक माँ एवा को दिखाया जाता है। ऊपर दिखाया गया कि जंग करते हुए पेंडोरा के लोगों का बहुत ही बुरा हाल हो रहा था। नेत्री यहाँ पर एक औरत को देखती है जो प्रेग्नेंट थी और उसके पास एक बेटी पैदा होती है, जिसके बाद पैदा करने वाली अवतार मर जाती है और मरने से पहले नेत्री से कहकर जाती है कि तुम मेरी बेटी का ख्याल रखना। इतने में हमें दिखाया जाता है कि कर्नल और उसके पूरे ग्रुप की नजर नेत्री पर पड़ जाती है और वो नेत्री को काबू में ले लेते हैं। नेत्री को बचाने के लिए यहाँ पर स्पाइडर आ जाता है और कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी जरूरत है, इसीलिए तुम मुझे ले लो और नेत्री को जाने दो। इन्हीं बातों के दौरान स्पाइडर धोखे से इन लोगों पर अटैक कर देता है। जैक भी आ चुका था और अब इन लोगों के बीच लड़ाई शुरू हो चुकी थी। इनकी लड़ाई अब काफी ज्यादा ही इंटेंस हो चुकी थी। इसी लड़ाई में लड़ते लड़ते स्पाइडर नीचे आग की तरफ गिरने ही वाला था। स्पाइडर को नीचे गिरता हुआ देखकर जैक के साथ साथ कर्नल भी तड़प उठा था, क्योंकि स्पाइडर का असली बाप कोई और नहीं बल्कि कर्नल ही था, जबकि जैक स्पाइडर को पाला हुआ था। यह दोनों मिलकर उसे बचा लेते हैं और तभी कर्नल के आसपास सारे अवतार इकट्ठे हो जाते हैं। नेत्री कर्नल को मारना चाहती थी, क्योंकि कर्नल एक अवतार होकर अवतारों से ही गद्दारी कर रहा था और इंसानों के साथ मिलकर इतना बड़ा कांड किया था। इस टाइम कर्नल को भी अपनी गलती का एहसास था, इसीलिए नेत्री के हाथों दोबारा मरने से पहले वो खुद ही आग में छलांग लगा देता है और अपनी जान दे देता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि सभी मॉन्स्टर्स भी इंसानों के ऊपर हमला कर करके उन्हें खा जाते हैं और बची कूची आर्मी सोल्जर्स यहाँ से भाग जाते हैं और इस तरह अवतार अपने ग्रह को, दुनिया को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। फाइनली अब ये लोग इस पेंडोरा दुनिया में आसानी से खुलकर जी सकते थे। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि स्पाइडर सभी अवतार के साथ मिलकर मूवी के स्टार्ट के साथ दिखाने वाले ट्री ऑफ सोल्स के साथ कनेक्टेड हैं और इसी ट्री ऑफ सोल्स के जरिए वो अपनी मरी हुई फैमिली से, अपनी मरी हुई मॉम से और बाकी सभी मरे हुए अवतार से मिल रहा है। ये लोग यहाँ पर एक साथ बहुत ही ज्यादा खुश हैं। इससे यहाँ यह पता चलता है कि पेंडोरा ग्रह पर जिस भी जीवित लोगों की जान जाती है उन्हें माँ एवा अपने पास बुला लेती हैं। यानी इस ग्रह पर कोई नहीं मरता, बल्कि वो मरने के बाद भी हमेशा के लिए जिंदा ही रहता है। और इसी सीन को दिखाते हुए अवतार के तीनों पार्ट्स खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही और भी मजेदार से भरे हुए अलग दुनिया देखने के लिए और कहानी के बारे में जानने के लिए नीचे कमेंट में नेक्स्ट लिखें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।